नमस्कार। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम संस्कृत व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले भाग में कुछ सूत्रों का अध्ययन किया, अब उनके आगे के सूत्रों का अध्ययन इस भाग में करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा आज का पहला सूत्र है झलाम जसोन्ते। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ अवग्रह का चिन्ह लगा है। इसका अर्थ यह होता है, अवग्रह का चिन्ह तब लगता है जहां पूर्व रूप संधि हुई होती है। इसका अर्थ है यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। खैर, अब जानते हैं यह सूत्र कहता क्या है। यह सूत्र कहता है कि पद के अंत में आए हुए झल, यानी किसी पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार के वर्ण आए हैं तो उनको जस आदेश हो जाए। क्या हो जाए? जस। महेश्वर सूत्र में हमने विभिन्न प्रकार के प्रत्याहारों के वर्णों का अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने झल प्रत्याहार के वर्णों को लिख दिया है। झल प्रत्याहार यदि पद के अंत में आए हैं तो उन्हें जस आदेश हो जाता है, और जस प्रत्याहार के वर्ण ज ब ग ड द होते हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि वर्ग के तीसरा वर्ण, जो वर्ग का तीसरा वर्ण होता है वह जस प्रत्याहार में आता है। एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे कि झल जो है पद के अंत में आए हैं और उनके बाद यदि स्वर आता है, अथवा झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई व्यंजन आता है, अथवा झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कुछ नहीं आता है, तो भी झल प्रत्याहार के वर्णों को जस आदेश हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इन्हें एक उदाहरण के माध्यम से। वाक्धन ईसह, इसमें क जो है वह क्या झल प्रत्याहार में आता है? आइए देखते हैं। क झल प्रत्याहार का वर्ण है और यहाँ पद के अंत में भी आया हुआ है, यानी वाक क के बाद फिर कोई स्वर व्यंजन नहीं आया है, उसके बाद यहाँ स्वर आया है। तो झल प्रत्याहार यदि अंत में आया है तो इसे क्या हो जाएगा आदेश? जस। जस क्या होता है? वर्ग का तीसरा वर्ण। तो क वर्ग में आता है, इसलिए इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? क ख ग। यहाँ क्या हो जाएगा? ग। वाग धन ईशः। अब इसकी हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई जो है इस ग में जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा रू वागीशः। यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि इसमें तो ई यह स्वर है तो यहाँ स्वर संधि होनी चाहिए। नहीं, यहाँ संधि किसकी हो रही है? क व्यंजन की इस ईसा में हो रही है। स्वर संधि में केवल स्वर और स्वर इन दोनों का योग होता है, जबकि व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन 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 इस प्रकार संधि होती है। एक और उदाहरण देखते हैं। अच धन अंतः, च जो है क्या झल प्रत्याहार में आता है? आइए देखते हैं। झल प्रत्याहार यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, च है यहाँ। इसका मतलब पद के अंत में भी आया है, यह झल प्रत्याहार का वर्ण है, इससे क्या हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा। च किस वर्ग का वर्ण है? च वर्ग का है, तो जब इसे जस आदेश होगा तो इसे इसी च वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी च छ ज तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो हो जाएगा अज धन अंतः। अब इसकी संधि हो जाएगी तो हो जाएगा अजंतः। इस प्रकार हमने झलाम जसोन्ते इस सूत्र को दो उदाहरणों के माध्यम से समझा। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है हल संधि का, यरो नुनासिके नुनासिको वा। वा का अर्थ होता है कि यह वैकल्पिक होगा, अर्थात जो इससे बताया जाएगा वह चाहे तो हम करें चाहे तो न करें। तो आइए जानते हैं सूत्र क्या कहता है। यह सूत्र कहता है पद के अंत में आए हुए यर प्रत्याहार का वर्ण हो, यदि कहीं पर यर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं उसके बाद अनुनासिक आता है, यानी यर के बाद अनुनासिक आता है। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण या यमंगणनम।
तो यर को क्या आदेश हो जाएगा? यर को अनुनासिक आदेश हो जाएगा। कौन सा? यर प्रत्याहार का वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ण को अपने वर्ग का अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाएगा। अनुनासिक यानी पंचम वर्ण। तो यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आने पर यर को भी अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाएगा। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एतद धन मुरारी। अब यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यहाँ पे मैंने यर प्रत्याहार के सभी वर्णों को लिख दिया है। इसे याद करने का एक आसान तरीका है कि यर प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं केवल ह को छोड़कर, यानी ह को छोड़कर सारे व्यंजन जो हैं वह यर प्रत्याहार में आते हैं। तो एतद द जो है एक व्यंजन है, इसका मतलब यह यर प्रत्याहार में आएगा। ह नहीं है। यदि ह होता, ह भी एक व्यंजन है लेकिन वह यर प्रत्याहार में नहीं आता है। यहाँ एतद यह व्यंजन है इसलिए यर प्रत्याहार में आएगा। उसके बाद अनुनासिक वर्ण आया है म, प फ ब भ म, पंचम वर्ण है म, इसका मतलब यह अनुनासिक है। तो यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आने पर द को भी अनुनासिक आदेश हो जाएगा। द किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। तो हो जाएगा त थ द ध न। पंचम वर्ण क्या है इसका? न है। तो हो जाएगा ए तन धन मुरारी। इसकी संधि करें क्या हो जाएगा? एतन मुरारी। एक और उदाहरण देखते हैं। चित्त धन मया। त व्यंजन है, इसका मतलब यह प्रत्याहार में आएगा क्योंकि यह ह नहीं है। उसके बाद क्या आया है? म। म अनुनासिक वर्ण है। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से क्या हो जाएगा? चित्त को तकार को अनुनासिक आदेश हो जाएगा। तो त थ द ध न। चिन धन मय। इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्मय। यह एक चीज विशेष रूप से ध्यान देंगे कि यह जो है यह वैकल्पिक है। वा का अर्थ होता है वैकल्पिक। इसे हम चाहे तो करें चाहे तो ना करें। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है हल संधि का तोरली। तोरली यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है, इसे याद करना बहुत आसान है। त वर्ग तो अर्थात त वर्ग के बाद ल आता है। ल आता है तो त वर्ग को पर सवर्ण आदेश हो जाएगा। पर सवर्ण का अर्थ होता है उसके बाद वाला जो वर्ण है वही पर सवर्ण होता है। तो त वर्ग के बाद क्या आया है? ल आया है। तो त वर्ग को क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे त आया हो, थ आया हो, द आया हो, ध आया हो, न आया हो, उन सभी को ल आदेश हो जाएगा। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तद धन लय। तो द जो है क्या त वर्ग में आता है? त थ द आता है। तो और उसके बाद क्या आया है? ल आया है। तो त वर्ग के बाद ल आने पर त को क्या हो जाएगा? ल आदेश हो जाएगा, यानी परसवर्ण हो जाएगा। तल धन लय क्या बन जाएगा? रूप तल्लय। एक और उदाहरण से समझते हैं इसे। विद्वान धन लिखति। न त वर्ग में आता है, त थ द ध न, और उसके बाद ल, यानी ल आया है तो न को भी ल आदेश हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? विद्वान धन लिखति। किसान करेंगे तो बन जाएगा विद्वान लिखति। विद्वान लिखति। अब एक और हल संधि का महत्वपूर्ण सूत्र है झलाम जस झस। यह सूत्र क्या कहता है? पहले इसे समझ लेते हैं। झल झल प्रत्याहार के बाद जस
झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आने पर झल को जस आदेश हो। झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आने पर झल को जस आदेश हो। तो झल प्रत्याहार के वर्ण यहाँ लिखे हुए हैं, जस अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण, और झस यहाँ लिखे हुए हैं। तो आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दुह धन धम, तो ह झल प्रत्याहार में आता है, आता है ह। झल के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो ध झस प्रत्याहार में आता है, देखिए आता है। तो इसे झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आने पर झस को जस आदेश हो जाए, तो जस को क्या आदेश हो जाएगा, ग। यहां बन जाएगा रू दुग धन धम। अब इसकी संधि करेंगे तो बन जाएगा दुग्धम। इसी प्रकार वृद्ध धन धी, ध झल प्रत्याहार में आता है, आइए देखते हैं। ध झल प्रत्याहार में आता है, उसके बाद क्या आया है, ध झस में आता है, आइए देखते हैं। झस आता है। तो झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आने पर झस को जस आदेश हो। यह किस वर्ग का है, त थ द ध, त वर्ग में आता है। तो जस क्या होता है, तीसरा वर्ण होता है, तो त थ द तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा वृद्ध धन धी, हो जाएगा वृद्धि। इसी प्रकार जैसे यहाँ ध के बाद झल, ध के बाद झस ध आया, उसी प्रकार यहाँ भी झल ध के बाद झस ध आया, तो इस प्रकार इसका रूप बन जाएगा, पहले ध को द आदेश हो जाएगा, फिर शुद्ध, उसकी हम संधि कर देंगे शुद्ध। आज हमने हल संधि के अंतर्गत कुछ अन्य सूत्रों को जाना और उनको उदाहरणों को समझा। आगे हम और व्यंजन संधि के सूत्रों को समझेंगे। यदि आपको कोई शंका है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।